भारती। सखी सहेली। सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और हमारे सामने बैठी हुई है हंसती मुस्कुराती हुई सी, और बहुत सारी बातें बता रही थी जब हम ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले। थोड़ी थोड़ी बातें आपको भी बताएंगे। तो वो बैठी हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, आपको भी नमस्कार। बिल्कुल दीपा, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज हम पहली बार एक साथ प्रोग्राम दे रहे हैं, हाँ, तो बहुत खुशी है, बहुत जी, ही बिल्कुल अलग ही एक एहसास हो रहा है। बिल्कुल। यूँ वैसे प्रोग्राम के अलावा मुलाकातें होती हैं, लेकिन जब स्टूडियो में अपने सभी श्रोताओं के साथ हम लोग होते हैं साथ में, और साथ में होते हैं सारी सखियां, सारी सखियां और सखा, तो बात ही अलग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बात अलग हो जाती है। खुशी का भी माहौल एक अलग ही हो जाता है। आज पता है क्या क्या बातें करने वाले हैं हम? आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। हाँ। और बात करेंगे हम रिश्ता सास बहू का। देखो, ये वो रिश्ता है जिसमें एक व्यक्ति दो संबंधों में का केंद्र बिंदु होता है। यानी एक का आंखों का तारा तो दूसरे के दिल की धड़कन, है ना? लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये दोनों, जिनके लिए ये जो पति है या बेटा है, उनके जीवन का सब कुछ है, फिर भी तनाव क्यों आ जाता है? या कहीं पर खुशियां होती हैं तो खुशियां हैं तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा भी टकराव है तो क्यों है? चलिए इस बात को आज हम समझेंगे। जब हम अधिकारों का टकराव शुरू हो जाता है हाँ, कि मेरा अधिकार ज्यादा कि तुम्हारा अधिकार ज्यादा। चलिए, तो हमारे श्रोता सभी और हमारी सखियां क्या इस बारे में सोचते हैं? आप अपने विचार हमें लिखकर जरूर भेजिए। बहुत से विचार आए हैं और हम स्वागत करते हैं कि हमारे सखा भी भरपूर इसमें साथ दें, क्योंकि वो ही तो केंद्र बिंदु होते हैं। इसीलिए चाह रहे हैं कि वो हमें बताएं कि वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। अपने तरीके से सोचे, जो अपना नजरिया है वो जरूर बताएं हमें। बिल्कुल अपने तरीके से। और आज हम बात करेंगे कामकाजी जो महिलाएं हैं, उनका टिफिन कैसा होना चाहिए, या वो टिफिन को किस तरह से ले जाना चाहिए, या खाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। भागती दौड़ती रहती है ना उनकी जिंदगी, घर में भी देखना है, ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना है, दफ्तर जाना है, और ऐसे में अपना जो सबसे ज्यादा जो चीज पीछे रह जाती वो है उनका टिफिन। यानी कि उनके अपने टिफिन में क्या रख रही हैं, उनका जो पोषण का वो जो डिब्बा है ना, वो पीछे रह जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये इस बारे में भी हम बातें करेंगे। और ठंड है कहीं कहीं पर, अभी तो बहुत सी ठंड है, तो मूली इस मौसम में बहुत अच्छी आ रही, बड़ी ताज़ी, ज़्यादा फायदेमंद भी पेट के लिए होती है, खाना हजम कर देती है अगर दिन में खाएं। जी तो इसके बड़े अलग अलग व्यंजन बनते हैं। हमारी जरूरी नहीं है कि हम बस मूली को ऐसे काट लिया, नमक डाल के खा लिया। अरे बहुत तरह तरह के उसके व्यंजन हम बना के खा सकते हैं। तो भाई सखियों, आज आरती तो बताने वाली है बहुत सारी बढ़िया से रेसिपीज। लेकिन आप लोगों ने साझा भी की हैं, लेकिन और अधिक कुछ अच्छी जो आपके घर में खास तौर पे बनाई जाती हैं, वो वाली रेसिपीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आज हम याद कर रहे हैं लाला हरदयाल को। जी। तो आरती, आज हम याद करेंगे हम उन वीर जवानों को जो जिन्होंने अपनी आहुति तो दी स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन जिनके कार्यों को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। हमें जिसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उनके कार्य, उनके जो कुछ भी उन्होंने किया अपने स्वाधीनता को पाने के लिए, वो कोई कम नहीं था। वो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिनके नाम भी नहीं जानते हम जी, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके हमें आज़ादी दिलाई। बिल्कुल। तो इसके इतिहास में लाला हरदयाल वो उदाहरण हैं जिन्होंने भारत से बाहर रहकर विदेशों में अनेक कष्ट सहकर अपने देश की स्थिति और स्वाधीनता के लिए प्रचार प्रसार किया था। आपने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। बिल्कुल। और इसी बात पे इन्होंने एक श्रोता इन्होंने लिखकर भेजा है कि जब लाहौर में युवाओं के मनोरंजन के लिए एक ही क्लब हुआ करता था जिसका नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन या YMCA, उस समय लाला हरदयाल लाहौर में MA कर रहे थे। संयोग से उनकी क्लब के सचिव से किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। लाला जी ने आओ देखा न ताओ तुरंत ही YMCA के समानांतर यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर डाली। लाला जी के कॉलेज में मोहम्मद अल्लामा इकबाल भी प्रोफेसर थे जो वहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। उन दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। जब लाला जी ने प्रोफेसर इकबाल से एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने को कहा तो वो सहर्ष तैयार हो गए थे। इस समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तरन्नुम में सुनाई थी। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि किसी समारोह के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण के स्थान पर कोई
तराना गाया हो। इस छोटी लेकिन जोश भरी रचना का श्रोताओं पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि इकबाल को समारोह के आरंभ और समापन दोनों ही अवसरों पर यह गीत सुनाना पड़ा। बिल्कुल। और आपका जन्म दिल्ली में हुआ। माता ने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की प्रेरणा दी और पिताजी ने सदैव शैक्षिक योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वे शिक्षा में बहुत बुद्धिमान थे। पहले दिल्ली में पढ़ाई हुई, फिर बाद में लाहौर में। संस्कृत में स्नातक करते हुए उन्हें इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए कि उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में लंदन पढ़ाई के लिए जाने का मौका मिला और 1905 में उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। यहाँ पर भी उन्होंने 2 और स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्तियां प्राप्त कर ली थी। बिल्कुल। और दीपा, विदेश में भी गुप्त क्रांतिकारी अपने तरीके से स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ ही रहे थे जी। और यहीं पर लाला हरदयाल की मुलाकात हुई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा से, जिन्होंने भारतीयों के बीच स्वाधीनता के प्रसार के लिए इंडिया हाउस की स्थापना की थी। शिक्षा लेते हुए ही लाला हरदयाल को लगने लगा कि अंग्रेजी पद्धति से पढ़ना अपने भारतीयता के विरुद्ध है, सो उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए लाला जी की योजना थी कि जनता में राष्ट्रीय भावना जगाने के बाद पहले सरकार की कड़ी आलोचना की जाए और फिर युद्ध की तैयारी की जाए, तभी कोई ठोस परिणाम मिल सकता है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। और भारत लौटने पर उन्होंने सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात की और देश के प्रमुख समाचार पत्रों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ कठोर लेख वे लिखा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनके लेख का भारतीय जनमानस पर इतना प्रभाव पड़ा कि देखकर अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए और उन्हें गिरफ्तार करने की भी कोशिश की। बिल्कुल। और अमेरिका में उनके देशभक्ति के जो लेख थे उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। उससे प्रेरित होकर हजारों जो भारतीय थे उन्होंने अपने देश वापस लौटने का फैसला कर लिया था। और भारतीय इतिहास का क्रांतिकारी मोड़ उस समय आया जब लाला हरदयाल, सोहन सिंह भावना और कई साथियों ने ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अमेरिका में गदर पार्टी बनाई। हाँ। और लाला हरदयाल इस पार्टी के महासचिव बने और पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करके आज़ादी को पाना। बिल्कुल। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर लाला हरदयाल ने भारत में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के भी कई कदम उठाए थे। 1915 में जर्मनी से 2 जहाज़ों में उन्होंने भरकर बंदूकें बंगाल भेजी थी और बहुत गुपचुप तरीके से। और हरदयाल जी ने भारत का पक्ष प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की और कई देशों की यात्रा की। जर्मनी में भी उन्होंने कुछ समय नज़रबंद कर दिया गया था। वहाँ से वे स्वीडन चले गए जहाँ उन्होंने अपने जीवन के 15 साल बिताए। बिल्कुल। और जब उन्हें लगने लगा कि उनके उद्देश्य को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था जी, जो क्रांति का जो प्रसार था, तो उन्होंने अन्य विषयों पर व्याख्यान करना शुरू कर दिया और फिलाडेल्फिया में जाकर वो रहने लगे थे। और वो जब पुनः भारत आना चाहते थे तो उन्होंने वहाँ अपने जबकि उनके जब बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने जन्म के बाद अपनी पुत्री को देखा भी नहीं था एक बार भी। तो वो वापस अपने परिवार से मिलने के उत्सुक थे और वापस भारत आना चाहते थे, लेकिन उनकी जो ये इच्छा थी उनके मन में ही रह गई जी। और उन्होंने इस दुनिया से अपना महाप्रयाण किया। बिल्कुल। और देखिए, ये कुछ इस तरह की अनसुनी कहानियां हैं। कहानी क्या, ये तो सच में आप बीते हैं उनके साथ कि अपने बच्ची का मुख भी नहीं देख पाए और ऐसे ऐसे योगदान और ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस हमारे देश के स्वाधीनता पाने के लिए सेनानियों ने किए और हम उन्हें नमन करते हैं। बात हो रही है वो रिश्ते की जो कभी कभी नीम नीम होता है, कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म, तो कभी सख्त सख्त। भाई, ये गाने के बोल जरूर हो सकते हैं लेकिन बहुत इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा फिट बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्योंकि कभी सासू माँ का स्वभाव बहुत नर्म होता है, प्यार भरा होता है, कभी सख्त हो जाती है, मजा वो जरूरी भी है वो सख्ती। हाँ, अगर भाई देखिए बात पे बहू बिल्कुल बेटी की तरह होती है और अगर मान लीजिए कि आपके घर पे आने के बाद आपके जो संस्कार हैं या घर का जो तौर तरीका है उसे अगर ना अपनाती है तो घर में बेटियों को कैसे हम सिखाते हैं, वैसे कभी सख्त भी बनना पड़ता है। लेकिन बात जब हम कर रहे हैं ना कि बहू जब अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो उसके लिए जो चैलेंज आता है कि सास के साथ उसका रिश्ता कैसा बनेगा। बिल्कुल भाई, ये खूबसूरत होगा या इसमें कुछ खटास आएगी। जब बेटी ब्याह के जाती है अपने ससुराल तब वो भी बहुत डरी हुई रहती है, उसकी माँ भी बहुत डरी हुई रहती है कि भाई अब ये जा तो रही है पर पता नहीं इसके साथ कैसा सुलूक किया जाएगा, क्या होगा, वो घर में वहाँ पे नए परिवेश में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत सारी मन में शंकाएं होती हैं। तो बहुत सारे देखिए हमारे संदेश बहुत सारे आए हैं। पहला संदेश मैं ये उठाना चाहती हूँ कि अब वो समय नहीं रहा जब सास घर में बहू पर अपनी
तानाशाही चलाती थी। बहू सदैव सास से सिमटी सकुचाई डरी हुई रहती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। आजकल की नौकरी पेशा बहू हो या घरेलू, आपस में सास और बहू सामंजस्य बिठाकर रखती हैं। सास घर के कार्य में सहयोग करती है और बच्चों को भी संभालती है, दोनों साथ में घूमने जाती है। अब सास और बहू दोनों ही अपने रिश्तों की फीलिंग को समझती हैं और बहू भी बेटियों की तरह सास का ख्याल रखती हैं। हालांकि ये रिश्ता तभी अच्छा बन पाता है जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किए गए हों। बिल्कुल ये एक की तरफा नहीं होता है भाई। केंद्र बिंदु भले ही एक है, एक के लिए वो पति है और एक के लिए वो बेटा है, लेकिन प्रयास जो है वो दोनों तरफ से होने बिल्कुल और बराबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई बहू तो अच्छी बन रही है लेकिन सास अपने में ही अड़ी है, और ऐसा नहीं है कि सास तो बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है और बहू को लग रहा है कि जो मेरा पहला शादी से पहले का जो रूटीन है वो थोड़ा तो देखिए, आप नए घर में नए परिवार में आएंगे तो वहाँ बदलाव आते ही हैं। कुछ चीज़ें होती है जो आप अपनी आदतों को नहीं बदलना चाहती बेटियां, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी ये ससुराल में किसी नए परिवेश में जा रहे हैं तो अगर आप उसके हिसाब से थोड़ा सा किसी जितने नए लोग हैं अगर आप उनको प्यार देंगे तो आपको भी वापस में प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सब चीजें। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे चुनौतीपूर्ण ना समझें, और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये चुनौती है तो थोड़ी सी समझदारी, बहुत सारा प्यार और अटूट विश्वास के साथ ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल। और एक हमारी सखी जो कहते हैं कि अगर रिश्ता सास बहू की बात आज होनी है तो मेरा कहना है रिश्ते में भले ही दोनों सास बहू हों, लेकिन व्यवहार एक माँ और बेटी जैसा ही होना चाहिए। तभी संबंध में माँ की ममता और बेटी से प्यार बना रहेगा। हमारे घर बहू बनकर आई वो भी किसी की बेटी ही है, और ससुराल जाने वाली हमारी बेटी भी किसी परिवार की बहू ही तो है। अगर ये बात एक दूसरे से समझ लें तब किसी को किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं होगा, आनंद ही आनंद भरा माहौल बना रहेगा। हमारे घर भी 2 बहू हैं, हम उन्हें नाम के साथ बिटिया जोड़कर बुलाते हैं। तो बहुत क्या बात है, देखिए कितनी अच्छी बात है। और आप भी तो उदाहरण बन रहे हैं कि आज के ज़माने में, क्योंकि ये रिश्ता देखिए हमेशा थोड़ा सा खट्टा मीठा तो है ही, यहाँ पे थोड़ी सी मिठास भी है, थोड़ी सी में हर कोई रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं थोड़ी नोक झोंक ये होती ही है। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा ही चलता रहे। तो उसी हिसाब से हमें ढल भी जाना चाहिए कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसी हिसाब से चल रहे हैं कि भाई नहीं कोई अगर कोई बात बुरी भी लग गई तो आप अगर कोई गलत फहमी भी हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई है तो आप तुरंत उस गलत फहमी को दूर कर लें, आपस में बात करें, क्योंकि बात करने से सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह से देखिए जो आप कह रही हैं, हमारी एक सखी भी कुछ इसी तरह कह रही है कि नए परिवार में एडजस्ट होना मुश्किल होता है एक बेटी के लिए या एक लड़की के लिए, जहाँ उसे परिवार के बाकी लोगों के साथ साथ अपने सास के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। वहीं सास को भी हर पल इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि नई नवेली बहू को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, क्योंकि सास बहू के रिश्ते पर बहुत पूरा ही परिवार सुख शांति और उसकी जो सुख शांति है उसकी नींव टिकी होती है। हालांकि इस रिश्ते में उतार चढ़ाव आना लाजमी है, लेकिन दोनों पक्ष कोशिश करें तो इस रिश्ते को सबसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और हमारी एक और श्रोता है जो कि लिखते हैं कि इस सास बहू का रिश्ता जितना ही खूबसूरत होता है उतनी ही गर्माहट भी इस रिश्ते में होती है, लेकिन आजकल भले ही कड़वाहट का रिश्ता बहुत कम हो गया है। आजकल सास बहू की तरह नहीं बल्कि बेटियां और बेटी और बहू की तरह रहती हैं, और हमें सबको यही करना चाहिए कि सास बहू बेटी की तरह रहे तो रिश्तों में खुशहाली आ सकती है। थोड़ा सा समझें और थोड़ा बहू भी सास को समझें, दोनों एक दूसरे को ताने ना दें, एक दूसरे का पूरा मदद करें। आजकल महिलाएं कामकाज में भी जाती हैं तो भी सास को ये भी करना चाहिए कि सास बहू को ताने ना मारे कि तुम घर का कुछ काम नहीं करती हो, है ना, बाहर के कामों में लगी रहती है। तो सास को उसके घर के कामों में भी मदद भी करनी चाहिए और बहू को भी अपनी सास को कुछ तरीके से समझाना चाहिए। बिल्कुल। और यानी कि ये इस पर निर्भर करता है कि जो बहू है और सास है वो कितनी खूबी से एक दूसरे को परख रहे हैं और उनकी मन की बात को समझकर रिश्ते को एक नया और सुंदर रूप दे रहे हैं। देखिए कमियां दोनों में ही तो होगी ना, थोड़ी कुछ कमियां ऐसा भी हो सकता है ना कि सास में है और कुछ कमियां बहू में भी हो सकती। अब उन दोनों के बीच में एक बीच का कुछ रास्ता अपना करके और दोनों अगर अपनी अपनी कमियां स्वीकार कर ले कि हाँ इनमें ये बात है, और सास को लगे कि हाँ बिटिया में ऐसी कुछ बात है जो मुझे इसको धीरे धीरे उसको प्यार से स्वीकार कर लीजिए और फिर कमियों को भी और आपकी जो खूबियां सब चीजों को पहले स्वीकार लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे आप बदलाव उसमें ला सकते हैं और ये
संभव है। बिल्कुल। और अगर हम पूरे मन से चाहें तो इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा खुशगवार बना सकते हैं और अपनी सासू माँ को इस बात का एहसास करवा कर कि उनके बेटे को उनसे छीना नहीं जा रहा, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि लगता है कि नहीं अब कोई और आ गई हमारे बेटे पर अपना अधिकार जमाने वाली, तो बल्कि अब तो उनके अधिकारों में और भी बढ़ोतरी हो गई है और हमेशा साथ में शॉपिंग पर जाने वाली, साथ में गॉसिप करने वाली, मेकअप के नए नए ट्रेंड बताने वाली और साथ में हंसने बोलने वाली एक प्यारी सी सहेली मिल गई है उन्हें। हम बात कर रहे हैं खट्टे मीठे रिश्ते सास और बहू की। एक संदेश आया है, इन्होंने भी यही लिखा है कि ये रिश्ता खट्टा मीठा होता है और एक नाजुक रिश्ता है जिसे निभाने के लिए कई कोशिशें करनी पड़ती हैं। सास बहू के बीच प्यार और परवाह बनी रहे तो जिंदगी की कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उन्होंने कहा एक दूसरे की ज़रूरतों को, भावनाओं को और मनोदशा का ख्याल रखें, एक दूसरे की अहमियत को समझें और स्वीकार करें, एक दूसरे के लिए समय निकालें, गलतफहमियों को जगह न दें, एक दूसरे का सम्मान करें और घर के अच्छे माहौल के लिए एक दूसरे का साथ दें। बहू को छोटी छोटी योजनाओं के बारे में सास से सलाह लेनी चाहिए और बहू को थोड़ा बहुत, जो सास है उन्हें आज़ादी भी बहू को देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारी एक और श्रोता है जो कहती हैं कि ओहो, मतलब इन्होंने इस गाने को सुना है ना, तो उस गाने पे ही उन्होंने कुछ कहा है कि हम शादी के बाद यही गाना सुनाए थे अपनी सासू माँ को, क्या बात और है? सबके साथ बैठकर गपशप गाने बजाने की एक महफिल में उन्होंने सुनाया था ये गाना। दोपहर को हमारी सासू माँ के पास कोई ना कोई जान पहचान वाली महिलाएं मिल बैठती थी, हम 3 देवरानी, जेठानी और कजिन ननदें सब मिलकर खूब गाना बजाना, चाय नाश्ता करके एंजॉय करते थे। तो मतलब इन्होंने तो बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बदलते परिवेश में देखिए ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल बदलता चला जा रहा है। जब सब साथ में होते ना तो फिर और ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। और एक संदेश है कि सास बहू का रिश्ता अधिकतर मधुर ही हो गया है। अब पहले जैसे सास बहू नहीं रह गई हैं। आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं और लड़कियां अब समझ रखती हैं कि किसको कैसे डील किया जाए। वैसे भी आजकल बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां सब घरों से दूर अकेले ही रहते हैं। पढ़ लिख कर कहीं नौकरी भी मिल जाती है। सास ससुर कुछ दिनों के लिए जाते हैं वहाँ, घूम फिर कर फिर वापस अपने गांव चले आते हैं। तो लड़के बहू और अपनी अपनी जो नौकरियां हैं उसमें व्यस्त रहते हैं, तो आपसी प्रेम बना रहता है। बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता है जो कहती है कि जब बहू घर में आती है तो पति अपनी पत्नी को, इन्होंने कहीं पढ़ा था ऐसे, को बोलते हैं कि तुम्हारा राज्य तो अब बहुमत में नहीं रहा, क्योंकि अब तो बहू का राज हुआ है। तो सासू माँ बोलकर कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो स्वेच्छा से उसे अपना साम्राज्य दे चुकी हूँ और तुम राज करो, मैं विपक्ष में ही बैठूंगी। और बिल्कुल सही बात है, विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं कि सासू माँ बहू की सिर्फ टांग खींचेंगी, उसकी बुराई करेंगी। थोड़ा टांग खींच कर, थोड़ा लगाम कस के उन्हें जिंदगी के सही रास्ते पे लाती हैं सासू माँ। बिल्कुल। और देखिए एक ने लिखा है कि भाई बहुत ही नाजुक विषय है, क्योंकि यहीं पर स्वजन्मा और परजन्मा के संपूर्ण पहचान की परीक्षा हुआ करती है। अक्सर इस संबंध में लोगों की कथनी और करनी में अंतर विशेष रूप से देखा जाता है। यह एक हद तक स्वाभाविक भी है, किंतु समाज के मामले में हद से बढ़ते हुए भी कोर्ट कचहरी तक आते हुए आसानी से हमने ये भी देखा है। तो रिश्ता कहीं पर इतना ज़्यादा उसमें कड़वाहट भर जाती है कि उन्हें कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ जाता है। लेकिन भाई हम तो यही चाहेंगे कि रिश्ता भले ही कड़वाहट लिए हो लेकिन घर में ही उसमें सुलह हो और प्यार प्रेम बना रहे। बिल्कुल। और एक हमारी जो श्रोता हैं वो कहती हैं कि रिश्ते बनाना जितना आसान होता है उसे मेंटेन करना और जीवन भर निभाना उतना ही मुश्किल। ऐसा ही एक रिश्ता होता है सास और बहू का। दरअसल बेटी की जब शादी होती है और माएँ काफ़ी सारी उम्मीदें लिए नई बहू का स्वागत करती हैं, लेकिन जब ऐसी उम्मीदों पर बहू खरी नहीं उतर पाती तो उनके बीच तकरार होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तमाम चुनौतियों के बीच वो एक दूसरे की ज़रूरतों, उनकी भावनाओं और एक दूसरे की मनोदशा का ख्याल रख सकें तो ये रिश्ता जीवन भर मधुर बना रह सकता है। इस बात को स्वीकार कर लें कि घर के अच्छे माहौल के लिए दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अगर उनके बीच तकरार होगी तो ये परिवार के माहौल को ख़राब कर सकता है और बच्चों के परवरिश पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए दोनों को एक दूसरे की अहमियत को समझना चाहिए और एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल। और जब भी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। और जब भी कोई गलत फहमी हो भी जाए तो तुरंत बात करके वो दरार पड़ने से पहले ही गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। आजकल जब एकल परिवार हो गए हैं तो कभी सास बहू के इस रिश्ते में मिठास कायम रखने के लिए लगातार फ़ोन पर जुड़े रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। हाल चाल पूछ लिया जाए, सुख दुख के बारे में बात कर ली जाए। तो देखिए ना, ये दिल से जब स्वीकार हो जाता है स्वीकार वाली बात है। बिल्कुल। और अपने अगर आप कभी बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करें तो तरीके से बात करें, यानी कि एकदम ताने दे के बात करना। कभी ऐसा होता है ना कि ताने दे के बात करना। और जब अपनेपन से बातें होती हैं और जब अपनापन होता है ना, तो उसमें अगर आप कुछ कटु वचन या कठोरता से भी बोलती हैं माँ,
जो कि सास जिसको कि अब आप माँ अगर समझने लगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो क्योंकि मेरी माँ है तो मुझे कठोरता से बोल रही हैं, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही बोल रही हैं। बस वो बातों में ताने नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना देखिए शब्द भी होते हैं ना, वो पत्थर को पिघला भी सकते हैं, और वही शब्द जब पत्थर बन के पड़ते हैं ना तो वो कांच जैसा जो रिश्ता होता है ना उसको बिखेर भी सकते हैं। लेकिन ये जो ऐसा रिश्ता है जो कहीं कठिनता भी लिए हुए है और कहीं कड़वाहट भी लिए हुए, लेकिन फिर भी साथ चलना है और साथ आगे बढ़ते हुए इस अपनी दुनिया को और अपने संसार को सुंदर बनाना है। बिल्कुल, तभी कुछ जाके हम अपने साथ एकदम सास बहू के रिश्ते को अच्छा बना पाएंगे। जी भाई आरती, आप बार बार ये बात कह रही थी कि हमें ये वाला संदेश जरूर पढ़ना है, तो कौन सा संदेश पढ़ना चाहती हैं? बड़ा ही प्यारा सा लिखा है कि खट्टा मीठा रिश्ता सास बहू का रिश्ता, ऐसा सास बहू का ज्यों भरी अमिया की डाली, कच्ची हो तो खट्टी लगती, पक जाए तो मीठी वाली, रिश्ता ऐसा सास बहू का। और एक हमारी और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हमने तो अपने घर की बालिकाओं को कह दिया है कि बालक की माँ को कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपको अपने घर वालों का सम्मान प्यार पाना है तो अपने ससुराल वालों को हमेशा सम्मान करना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा उल्टा सीधा तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, और प्यार और सम्मान जब जहाँ दिया और लिया जाता है तो वहाँ पे तकरार की कोई बात ही नहीं होती। और एक संदेश ये भी कह रहा था कि भाई अगर घर में बहू जो आई है वो अगर कामकाजी है और अगर वो सुबह से निकल जाती है तो फिर झगड़े की बात ही कहाँ शुरू होती है भाई। वक्त ही कहाँ मिलता है, वो वैसे ही शाम ढले लेट देर से आती है, थक कर आती है, तो कहाँ सासू माँ उससे झगड़ा करती रहेगी और अपनी कुछ शिकायतें दर्ज करेगी। तो देखिए ना, दिन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होता होगा कामकाजी महिलाओं के लिए कि उनको ये सोचना पड़ जाता होगा कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, घर और बाहर कैसे बैलेंस करूं, टाइम कैसे मैनेज करूं, ये सब उनके दिमाग में चलता फिरता रहता है। और ट्रैफिक की रेलम पेल में चाहे दफ्तर से उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला हो, उसकी कोई डेडलाइन आने वाली हो, चाहे वो कुछ भी कर रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, सामान खरीद रही हूँ, कुछ भी शॉपिंग कर रही हूँ, सड़क पे चलते हुए भी उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं टाइम कैसे बैलेंस करूँ, कैसे मैं क्या करूँ कि मतलब मैं अच्छे से सब चीज़ें कर पाऊँ, घर बाहर की जिम्मेदारियों को निभा पाऊँ। तो बिल्कुल ये आम घरों की हर घर की बात है। बिल्कुल, और ये दृश्य शायद हर घर में ऐसा ही होता होगा कि भाई अरे कितनी देर हो गई, आराम आज मुझे सुनाई नहीं दिया, पैरों में चप्पल पहने हैं, इसका होश ही नहीं रहता, आंखों को ठीक से खोल लेने की इजाजत भी हम नहीं देते हैं और बस दौड़ने लग जाते हैं किचन की तरफ। और फिर तो जैसे घड़ियों की सुइयां हमसे रेस लगाने के लिए कमर कस के तैयार बैठी होती है कि भाई ऑफिस जाने से पहले करके दिखाओ तो सारा काम सही पर तो हम जाने। सुइयां कुछ इसी तरह से, घड़ी की सुइयां कुछ इसी तरह से चिढ़ा रही होती है ना जी। और घर का सारा काम निपटाते और बाकी सदस्यों का टिफिन तैयार करते समय का भावा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर जब अपना टिफिन बनाने का समय आता है ना तो लगता है कि जाने दो क्या करना है, कुछ ऐसे ही रख लेते हैं, कुछ बिस्किट डाल लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। उफ कितनी देर हो गई है। और फिर दौड़ते भागते ऑफिस पहुंचो तो लगता है कि हम किसी रेस का हिस्सा हो चुके हैं जी। और लंच टाइम में तो फिर भूख तो लगेगी भाई, जब हम काम कर रहे हैं शरीर तो अपने समय पे भूख खाना मांगेगा ही। बिल्कुल, तो जब भूख लगती है क्योंकि घर से हमने ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ होता है, तो फिर हम लंच में जब अपना डिब्बा खोलते हैं तो अरे यार सब केवल बिस्किट ले आए या कुछ ऐसा ले आए, कुछ कि जिससे पेट तो मतलब किसी तरह से भर जाएगा लेकिन उससे पोषण कहीं नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। और जब देख रहे हैं हम कि लंच टाइम में कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं तो इस सब में पोषण कहीं पीछे रह जाता है, जैसे अभी आप बता रही थी। और शरीर बस काम ही कर रहा है, इससे पोषण नहीं मिल रहा है, तो ये रेस बहुत लंबी नहीं चलने वाली और बहुत जल्दी हार का जो है, हम हार के इस रेस से बाहर हो सकते हैं। इसलिए भाई जो हमारी सखियां काम काज कर रही हैं, चाहे वो दुकान पे बैठती हो या कहीं दफ्तर जाती हो या किसी व्यापार से जुड़ी हो, उन्हें ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पैसा तो कमाना है ही, लेकिन खुद की एक अलग पहचान बनाने की ललक में कहीं कामकाजी होने का जो कारण बनता जा रहा है, कहीं हम अपना पोषण तो उसके में पीछे तो नहीं छोड़ते चले जा रहे हैं। और अगर लंबे समय तक हमें काम करना है तो खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होगा। और देखा जाए तो दिन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारा वो ऑफिस में गुजरता है, इसलिए हमें अपने टिफ़िन को पोषण का टिफ़िन बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम रात में ही सोच सकते हैं अपना कि हमें क्या बनाना है, प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें सुबह क्या बनाना है, क्या लेके जाना है टिफ़िन के लिए, या हमें क्या पहनना है, तो वो पहले से डिसाइड करके रख लें, वो कपड़े पहले से निकाल के रख लें, वो अपना जो सामान है, पर्स है, जो सामान जो चीज़ें अपनी ले जाते हैं वो पहले से ढूंढ के रख लें, क्योंकि उस समय तलाश ना करना पड़े। बिल्कुल, वो समय ना जाए हमारा। जी जी, तो वहाँ से समय बचेगा। तो एक संदेश आया है, ये हमारी एक सखी लिख रही हैं कि मेरे भाई और भाभी दोनों ही सर्विस में हैं, दोनों ही को सुबह निकलना होता है, तो दोनों ही अपने अपने हिस्से का काम करके स्कूल और कॉलेज निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा मेरे भैया दोनों का टिफ़िन लगाते हैं और जब भाभी अपना टिफ़िन खोलती है तब उनके साथ में लंच
लंच करने वाले समझ जाते कि आज सर ने टिफ़िन लगाया, मतलब कि उनके हस्बैंड ने टिफ़िन लगाया, क्योंकि टिफ़िन पूरी तरह से लगा हुआ होता है, उसमें अचार, सलाद, हरी मिर्च, मतलब सब तरह की चीज़ें अगर व्यवस्थित है तो वो समझ जाती हैं, जो कलीग्स हैं वो समझ जाते हैं कि आज तुमने तो नहीं लगाया, किसी और ने लगाया है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक हमारी और सखी हैं जो कहती हैं कि टिफ़िन की बात पे कि कामकाजी महिलाओं का टिफ़िन जो है वो काफ़ी हद तक मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं जब जॉब करती थी तो अपने साथ लंच के अलावा सलाद और छाछ भी लेकर जाती थी। गर्मियों में और सर्दियों में स्प्राउट्स, नट्स मेरे लंच पैक के साथ में रहते थे। तो मैं सभी से ऐसा चाहती हूँ कि महिलाएं अपने लंच बॉक्स को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हें अनेक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लंच पूरा लें, जिसमें कि प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन भरपूर मात्रा में हो। पर भागती दौड़ती जिंदगी में हर महिला अपने खाने को नज़रअंदाज कर देती है, जिसका परिणाम खुद के साथ साथ पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए बचने के लिए सबसे पहले खुद के खान पान पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे को, परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। कामकाजी जो महिलाओं के टिफ़िन के बारे में एक बात और आई है कि भाई टिफ़िन का क्या, अपितु संपूर्ण भोजन ही अपनी रुचियों के हिसाब से स्वाद को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। अब ये बात अलग है कि उसके निर्माण का समय कामकाजी महिलाओं को मिल पाता है या नहीं। समय के अभाव में और पारिवारिक समर्पण के चलते भले ही ऐसा ना करें, पर ये बात अलग है। लेकिन स्वादिष्ट भोजन सभी लोग चाहते हैं, जबकि भोजन स्वाद के लिए नहीं अपितु अपने सेहत के लिए ही होते रहना अपेक्षित है। तो भाई देखिए, अगर कामकाज कर रही हैं, वर्किंग वुमेन है घर में, तो पूरे सप्ताह में तो नहीं इतना आपको कुछ स्वादिष्ट और अलग अलग वैरायटी मिल पाएंगी। लेकिन हाँ, शनिवार रविवार का जो दिन आता है, उसके अलावा जो भी छुट्टियां का दिन आता है, तो हमेशा हर घर की महिला यही चाहती है कि कुछ अच्छा बना लिया जाए, कुछ तो हम खिला दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में वो ग्लानि बनी रहती है कि भाई आज मैंने ये नहीं बनाया, आज मैंने वो नहीं बनाया, या मैं घर में अधूरा काम छोड़ करके इसी तरीके से निकल गई हूँ। उसमें ये एक बात ये भी अच्छी है कि घर के बच्चे उसमें समझदार और जिम्मेदार हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कि माँ छोड़ के चली गई हैं तो वो सब काम भी करते हैं। लेकिन हाँ, जो घर की महिला है वो हमेशा चाहती है कि कुछ ना कुछ मैं अच्छा तो ज़रूर बना लूँ। और अगर आप हमारी जो सखी हैं वो लिखती हैं कि अगर आप कामकाजी हैं तो लंच में ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों को शामिल करें। लंच में रोटी ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। लंच में रोटी के अलावा दही, दाल, हरी सब्जी और खूब सारा सलाद शामिल करें। आप ऑफिस अपने साथ टिफिन में कुछ फल और कच्ची सब्जियां लेकर जाएं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाए तो आप बीमार पड़ सकती हैं। इसलिए वर्किंग वीमेन की डाइट में विटामिन, जिंक, प्रोटीन और कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो इसी से संबंधित आप कुछ फ्रूट्स ले जा सकती हैं, कुछ जो सूखे मेवे भी आप हमेशा जो आप रख सकते हैं, वो 15-20 दिन तक तो खराब भी नहीं होते। आप जब सबको देती हैं, सबको अपने परिवार को देती हैं, तो अपने लिए भी तो चीजें को करें। तो अपने लिए छोटी सी डिब्बे में आप रख लीजिए ड्राई फ्रूट्स, अपने बैग में डाल लीजिए, पर्स में। हाँ, वो रोज उसमें रखने की जरूरत भी नहीं है। तो कुछ ऐसे सूखे नाश्ते जैसे मखानों से बना हुआ कुछ चिवड़ा जैसा वो रख सकते हैं। मखाने हैं, चिवड़ा एक साथ आपने घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया, उसमें नमक डाल लिया, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और स्नैक्स का स्नैक्स हो जाएंगे ये। और हमारे टिफ़िन का बहुत बड़ा योगदान है पोषण, क्योंकि अगर सेहत बिगड़ गई तो ऑफिस तो छोड़िए, हम खुद के दैनिक कार्यों को भी करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो पहले पेट पूजा फिर काम कीजिए, ऐसा कहती हैं हमारी सखियाँ। और जिसमें बहुत सब कुछ होना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी है वो सब कुछ आपको रखना चाहिए और खाना भी चाहिए। कुछ भी आप ऐसा ना खाएं जिससे कि आपको लगे कि अरे बस आज तो मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया, और फिर कहीं पोषण आपका पीछे ना रह जाए। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए कामकाजी महिला का टिफ़िन हर तरह से पोषण से भरपूर होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार के भी अगर आप रखते हैं तो ये काम संभव है। बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता जो लिखती हैं कि अगर आप वर्किंग वीमेन हैं तो आपके लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। घर और बाहर दोनों जगहों को बराबर तरीके से संभालने के लिए आपके स्टेमिना लेवल का सही बना रहना बहुत ज़रूरी है। अपने स्टेमिना को बनाए रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अपने रोज़ के खाने पर ध्यान नहीं देने से शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का खतरा पैदा हो सकता है, जिसके कारण कई बीमारियाँ हो जाती हैं। सेहत पर ध्यान रखने के लिए वर्किंग वीमेन को न सिर्फ पौष्टिक आहार को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, महिलाओं को एनर्जी फूड जरूर खाने चाहिए। एनर्जी फूड के लिए जौ, बाजरा, मकई, गेहूं, चावल, घी, तेल, शुगर, गुड़, बटर, आलू को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और स्ट्रांग बॉडी के लिए प्रोटीन लेना चाहिए। इसके लिए मेवे, दालें, डेयरी प्रोडक्ट उसको खाने में इस्तेमाल करें। और बीमारियों से दूर रहने के लिए विटामिन और मिनरल्स भरपूर चीज़ें जैसे कि फल और सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। जी बिल्कुल। यानी कुल मिला के हमारे संदेशों से ये बात आती है कि आप भले काम कर रही हों या घर पर हों, अपने
पोषण का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और जो छोटी छोटी सी ट्रिप्स और टिप्स हमारी जो सखियों ने भेजी हैं उस पर भी अगर हम अमल कर लें तो सच में हम अपने टिफ़िन को नज़रअंदाज न करके पोषण से भरपूर बना सकते हैं। पोषण का डिब्बा होना चाहिए, टिफिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि एक पोषण का डिब्बा होना चाहिए। बिल्कुल। और दुनिया चाहे कैसी भी रंग बदले लेकिन मूली का स्वाद जो है ना वो उसका एक अलग ही अनोखा अंदाज और उसका स्वाद भी कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल। और उसी का स्वाद है मूली का अचार, जिसके जो मैं रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे सखियों ने। तो उसके लिए चाहिए मूली 500 ग्राम यानी 2 से 3 मूली, सरसों का तेल 1/4 कप, सिरका 1/4 कप, नमक 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, हींग पाउडर 2 पिंच, अजवाइन आधा छोटी चम्मच, मेथी दाना 1 छोटी चम्मच, राई 2 टेबलस्पून। अब इसकी विधि है, मूली को पहले धो लीजिए, सुखा लीजिए और छीलकर लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लीजिए। कटी हुई मूली में 3/4 छोटी चम्मच नमक मिला लीजिए। नमक लगी मूली किसी ट्रे में रखकर 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। मूली से पानी सूखने के बाद मूली अचार के लिए तैयार है। कढ़ाई में मेथी अजवाइन डालकर हल्के से ब्राउन होने तक उसे भून लीजिए और भुने हुए मसाले को प्याली में निकाल लीजिए। ठंडा होने के बाद भुने हुए मसाले और राई को दरदरा पीस लीजिए। कढ़ाई में तेल डालकर गरम कीजिए। गरम तेल में मूली डालकर 2 मिनट तक भून लीजिए। गैस बंद कर दीजिए। मूली में हींग, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिला लीजिए और भुने मसाले को भी डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अचार को थोड़ा ठंडा होने के बाद सिरका डालकर उसको मिला लीजिए और मूली का अचार तैयार है। क्या बात है, बिल्कुल। और सबसे पहले देखिए एक और ये जो रेसिपी है इसमें लिखा है कि सबसे पहले मूली को अच्छे से धोकर साफ कर लेनी है। इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा छील लें। इसी के साथ अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में मूली के पत्ते भी मिला सकती हैं, पर ध्यान रखिए कि वो भी अच्छे से धुले और साफ़ होने चाहिए। मूली को मैरिनेट करने के लिए कटोरी में बेसन, हल्दी पाउडर और सभी सूखे मसाले 1 चम्मच तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके अलग रख दें। ये मैरिनेशन मूली को फ्लेवर देने के लिए काम आएगा। अब एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा तेल गरम करके उसमें राई रखिए। इसमें जीरा अवॉइड करें क्योंकि वो फ्लेवर को थोड़ा बिगाड़ सकता है। जब राई चटकने लगे तो इसमें हींग और मूली डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएं। अब मूली के पत्ते भी इस्तेमाल कर रही हैं तो वो मूली को थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद ही मिलाएं। मूली सॉफ्ट होने के लिए ढक्कन से ढक दें। अब जब ये आधी से ज़्यादा पक जाए तो इसमें बेसन का मिक्सचर मिलाएं और कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर पकाएं। इसे बीच बीच में चलाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सूखी है तो थोड़ा सा पानी इसमें छिड़का जा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से आप मूली के तरह तरह के व्यंजन बना सकते हैं और इसका मूली का जो स्वाद और वैसे मतलब फ़ायदेमंद भी बहुत होती है जी मूली। जो अगर आप उसको खाने के साथ में थोड़ी बहुत मूली खा रहे हैं ना तो उससे क्या होगा कि आपका जो हाजमा है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपने जो भी अगर कुछ भारी भी ऐसा चीज़ खा ली, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ भी खा ली है तो मूली खाने से साथ में ना आपका हाजमा भी ठीक रहता है। बिल्कुल। और ये मूली का जो कसैला सा स्वाद है वो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। आप चाहे इसकी पकौड़ियाँ बनाएं, फिर चाहे आप इसे जो कचौड़ियाँ भी होती हैं, कचौड़ियाँ भी हैं वो बना सकते हैं। मूली के स्टफ पराठे भी बनाए जा सकते हैं। फाइबर बहुत भरपूर होता है। मूली के बिना सलाद जो है वो अधूरा होता है। और मूली का अचार, खासकर मूली को कद्दूकस करके अच्छी तरह से अच्छी खासी कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाकर जब अचार बनाते हैं तो उसकी सौंधी खुशबू जब आने लगती है ना तो बहुत ही एकदम मन ललचाने लगता है। तो देखो समय कह रहा है कि भाई बातें बहुत हो गई मूली की और बहुत सारे रिश्तों की भी और कामकाजी महिलाओं की। रिश्तों का भी स्वाद हमने देख लिया और मूली का भी स्वाद। बिल्कुल। तो आज हम लेते हैं अपनी सखियों से इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।